नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय क्रिया और काल के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि क्रिया क्या होती है और वाक्य में इसका क्या महत्व है। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। हम यह भी जानेंगे कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके साथ साथ हम काल के बारे में सीखेंगे, जिससे पता चलता है कि कार्य बीते समय, वर्तमान समय या आने वाले समय में हुआ है। इन्हें क्रमशः भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। अध्याय 10 क्रिया और काल। क्रिया चित्रों के नीचे छपे रंगीन शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि उस चित्र में क्या हो रहा है। ये शब्द ही क्रियाएं हैं। खाना, जाना, हंसना, रोना, सुनना, उठना, टहलना, नहाना, चलना, पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। बंदर कूद रहा है, तो बंदर तो संज्ञा हो गया, कूद रहा है क्रिया है। मयंक खेल रहा है, मयंक संज्ञा, बाकी खेल रहा है क्रिया है ये। कनिका गाना गा रही है, कनिका संज्ञा है, गाना गा रही है क्रिया है। उपयुक्त चित्रों में कार्य किया जा रहा है। क्रिया की परिभाषा के बाद आप सम्मिलित करें कुछ प्रकृति में कार्य। मतलब क्रिया की परिभाषा में आप ये भी सब क्रिया में ही आते हैं। जैसे कुछ प्रकृति के कार्य होते हैं जो अपने आप ही होते रहते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, बाहर बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, तो ये जो कार्य हैं ये स्वयं होते हैं, तो ये भी क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। किसी कार्य के करने का जिस पद से होता ज्ञान है क्रिया कहते उसे धातु मूल है जान। जिस मतलब शब्द से, पद से कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। जो क्रिया का मूल रूप है उस जिसको कि धातु कहते हैं। जैसे पढ़, क्रिया का पढ़ने का धातु रूप है, उसी से क्रिया के कई रूप बनते हैं। और धातु से क्रिया की रचना, कर एक धातु है, उससे करना, चढ़ चढ़ना, पी पीना, मिल मिलना, दौड़ दौड़ना, आ आना, जा जाना, गा गाना, खा खाना। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। वाक्य जब भी कंप्लीट माना जाएगा जो उसमें क्रिया भी हो। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक है कर्मक। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंकित गाना गा रहा है, तो अंकित संज्ञा हो गया, गा रहा है क्रिया हो गई, क्या गा रहा है गाना, तो ये हो गया कर्म। सीता पत्र लिख रही है, सीता संज्ञा हो गई और लिख रही है क्रिया हो गई, क्या लिख रही है पत्र, तो ये कर्म हो गया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाकिये ने पत्र बांटे, पत्र एक कर्म है, डाकिया संज्ञा, बांट दिए क्रिया, और क्या बांट दिया पत्र बांट दिए। राजा बाजा बजा रहा है, राजा संज्ञा, बजा रहा है क्रिया, क्या बजा रहा है बाजा, तो ये हो गया कर्म। तो इन दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है, तो ये एक कर्म क्रिया है। उसके अलावा जो होते हैं द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे सेठ जी ने श्रमिकों को वेतन दिया, सेठ जी संज्ञा हो गया, किसको दिया श्रमिकों को, क्या दिया वेतन, और दिया हो गई क्रिया। तो इसमें दो हमारे कर्म आ गए। समीर ने अजय को केक खिलाया, समीर संज्ञा, अजय एक कर्म, केक दूसरा कर्म, और खिलाया क्रिया। और जो क्रिया कर्म होते हैं उनका क्या, किसको, ऐसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्म कहलाते हैं। अभी जैसे इसमें प्रश्न करें, समीर ने किसको केक खिलाया, अंजय को। समीर ने अंजय को क्या खिलाया, केक खिलाया, तो ये दो कर्म हो गए। अतः इन वाक्यों को द्विकर्मक क्रियाएं कहा गया। इनकी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्म का अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है,
आग जल रही है, तो भौंक रहा है और आग जल रही, ये दोनों क्रिया हैं। मुख्य क्रिया भौंक रहा है भी क्रियाओं में आता है, वो सहायक क्रियाओं में आता है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्य कर्म रहित हैं। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया से ही ज्ञात होता है कि क्या कार्य हो रहा है। कभी कभी अंत में आती है, कभी कभी अंत से थोड़ा पहले भी आती है। क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया से ही ज्ञात होता है कि क्या कार्य हो रहा है। कुसुम ने खाना खाया। कुसुम ने क्या खाया? खाना। तो ये कर्म है, कुसुम करता है और खाया क्रिया। दादाजी शहर चले गए। दादाजी करता है, शहर कर्म है, चले गए क्रिया है। क्या क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलता रहता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता है और क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी इसको समझेंगे। कर्ता जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी लिंग की होगी। जैसे स्वामी और राजम दोनों वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है, तो इसलिए खा रहा है। गया था, क्रिया भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग, स्वामी खाना खा रहा है और राजम स्कूल गया था। मोना खाना खा रही है, रोमा स्कूल गई थी। मोना और रोमा कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए खा रही है, गई थी, क्रिया भी स्त्रीलिंग है। क्रिया पर वचन का प्रभाव भी पड़ता है। व्याकरण के नियम अनुसार कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन की होगी। क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता है। जैसे क्रिया लिंग के अनुसार बदलता है, ऐसी क्रिया का वचन भी बदलता है वचन के अनुसार। यदि संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आती है। यदि संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आती है। जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें वह और मैं दोनों एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी जा रहा हूँ, जा रहा है, पढ़ रहा हूँ। और बहुवचन में वे जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। कर्ता यहाँ पर वे और हम दोनों बहुवचन है, इसलिए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्रिया भी बहुवचन में हो गई। अब है काल। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं कल फुटबॉल खेलने गया था। आरव पुस्तक पढ़ रहा है। जय कल मेला देखने जाएगा। उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट होता है कि क्रिया का समय अलग अलग है। मतलब फुटबॉल वाक्य से क्रिया का समय अलग अलग है। फुटबॉल खेलने का कार्य बीते समय में हो चुका और पुस्तक पढ़ने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। मेला देखने का कार्य आने वाले समय में होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। भूतकाल, जब कार्य उस समय में हुआ हो जो बीत चुका है, तो वो भूतकाल होता है। इन वाक्यों के अंत में प्राय था, थी, थे या ई, ए आदि आते हैं। जैसे माता जी ने खाना बना लिया। भावना मुंबई गई थी। उपयुक्त वाक्य में बना लिया और गई थी क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में समाप्त हो चुका है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल, जब कार्य चल रहे समय में होता है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। इन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आते हैं। जैसे बच्चे लिखना सीख रहे हैं, रवि आम खा रहा है। भावना मुंबई गई थी। उपयुक्त वाक्यों में बना लिया है और गई थी क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल, जब कार्य चल रहे समय में होता है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। इन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आते हैं। जैसे बच्चे लिखना सीख रहे हैं, रवि आम खा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में सीख रहे हैं, खा रहा है क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य अभी चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, जब कार्य आने वाले समय में हो तो वह भविष्यत काल होता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। जैसे रोहित दिल्ली जाएगा, जय कवि सम्मेलन में भाग लेगा। उपयुक्त वाक्य में भाग लेगा और जाएगा क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। एक बार फिर दोहराएं, किसी कार्य को करना या उसका होना ही क्रिया है। क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक।
सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। एक कर्मक, द्विकर्मक क्रिया। कर्ता के लिंग, वचन और काल का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए, उदाहरण समझिए और अभ्यास करते रहिए। शुभ अध्ययन।